बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? हेलो? आपको आवाज आ रही है? ओके, मेरा ख्याल है कि अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। काफी सारे लोग जो हैं वो जिन्होंने कोशिश की है वो तो साइन इन हो गए हैं, बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता साइन इन होते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। ये मैंने आप लोगों से भी डिस्कस किया था पहले दिन कि आपने जो टीचिंग प्रैक्टिस करनी है उसके दौरान एक आईईपी बना के उसको इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ बनाना नहीं है, उसको अप्लाई भी करना है। तो जो स्टूडेंट्स हम टीचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे वो पहले हमें भिजवाएंगे परफॉर्मा कंसेंट फॉर्म, जो इसी मैनुअल के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, इसी मैनुअल के अंदर जो है वो जो 3600 का मैनुअल आप लोगों को हमने भिजवाया है उसके अंदर ये मौजूद है। तो आप लोग जो है इसमें जो नेक्स्चर ए है आपका, जो मैंने बताया था कि इस फॉर्म के अंदर पहले से मौजूद है, उसको आपने फोटोकॉपी कर लेना है या आपने जो है वो इसी में से डिटैच करके उसको फिल करके आपने जो है वो हमें भिजवाना है। इसके जो नेक्स्चर आपका ए है, वो पेज नंबर जो यहाँ पे लेसन इसके अंदर है वो है पेज नंबर है 52 पे। 52 के ऊपर जो परफॉर्मा 1 लगा हुआ है उसको आपने फिल करके भेजना है, साइन करवा के, जिस स्कूल से कंसेंट फॉर्म है एक तरह का। तो ये आपने जो है वो हमें भिजवाना है और इसके अंदर ही जो टीचिंग प्रैक्टिस है उसमें आपने एक आईईपी जो है वो बना के भिजवाना है। बेटा यहाँ से आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है? अच्छा जी, आईईपी क्या होता है? आईईपी किसी भी स्पेशल नीड्स बच्चे की जो इंडिविजुअल नीड्स हैं या नीड है उसके ऊपर एक प्रोग्राम या प्लान बनाया जाता है कि उसकी उस जरूरत को पूरा किया जाए या प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए।
मसलन एक बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है और वो नेजल साउंड देता है, जब बोलता है तो नाक से बोलता है, तो उसकी इस प्रॉब्लम, एक सिंगल प्रॉब्लम के ऊपर उसका आईईपी बन सकता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बन सकता है। किसी बच्चे को साइन लैंग्वेज नहीं आती है, किसी बच्चे को अल्फाबेट्स नहीं आते हैं, या कोई सोशल या साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, या उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम है, या उसकी कॉग्निटिव की कोई प्रॉब्लम्स है, एक पूरा आईईपी भी बन सकता है, पूरा एजुकेशनल प्लान भी हो सकता है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के बारे में हो, और वो अमूमन 1 ईयर का एजुकेशनल प्लान होता है। पूरे एजुकेशनल एकेडमिक ईयर के ऊपर जो है वो प्लान बनाया जाता है। लेकिन लाजमी नहीं है कि वो पूरे साल का और पूरी चीजों के लिए हो। और जो है वो आप एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए भी आईईपी बना सकते हैं। सबसे पहले जो आईईपी में आपने काम करना होता है वो है इनिशियल असेसमेंट। आपने सबसे पहले किसी भी बच्चे की इनिशियल असेसमेंट करनी है कि वो बच्चा किस लेवल पर है, उसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है मैं उसी को लेके चलता हूँ कि 10 years old named Sami having mental retardation at a moderate level was indicated by the school administration principal with the help of a senior teacher। एक बच्चा है 10 साल का समी, वो मेंटली चैलेंज्ड है, और उसका जो मेंटली चैलेंज डिसेबिलिटी के अंदर जो उसका लेवल है वो मॉडरेट लेवल का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माइल्ड और मॉडरेट बच्चे हैं उनको हम टीच कर सकते हैं। जो सीवियर और प्रोफाउंड बच्चे होते हैं मेंटली चैलेंज के अंदर, उनको सिर्फ हम एजुकेटर जो इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स हैं या सोशल स्किल्स हैं सिर्फ वो सिखाते हैं। तो इसलिए इस बच्चे की जो जो मेंटल चैलेंज सिचुएशन है उसके अंदर लेवल उसका मॉडरेट है, तो इसको हम जो है वो चीजें सिखा सकते हैं जो लिखने पढ़ने की चीजें हैं, काउंटिंग है, अल्फाबेट है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ। लेकिन वो ज्यादा हाई लेवल पर नहीं होंगी, वो बेसिक चीजें होंगी जो हम उनको सिखा सकते हैं। हम ये नहीं कि हम इनको अलजबरा सिखा सकते हैं, या इनको जो है वो हम कोई ग्रामर सिखा सकते हैं इंग्लिश की बहुत ज्यादा। तो ये चीजें जो है वो हमें ज़हन में रखनी चाहिए जब हम हर स्पेशलाइजेशन के अंदर बच्चे को डील करते हैं। एक आईपी बना के बेटा आप लोगों ने मुझे भिजवाना है, कल ईमेल करना है। अच्छा जी, इंडिकेटेड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने या प्रिंसिपल ने उसको इंडिकेट किया है कि इसकी एक प्रॉब्लम है, सीनियर टीचर की मदद से, हु इज टू गाइड द ट्रेनी टीचर इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। जो कि उसके साथ एक असिस्टेंट टीचर है या ट्रेनी टीचर है, उसकी असेसमेंट के अंदर जो है वो हेल्प कर रही है। लेसन प्लानिंग, डिलीवरी ऑफ द लेसन्स एंड एवेल्युएशन के अंदर ये इनिशियल असेसमेंट है उस बच्चे की। अब टीचर ऑब्जर्वेशन क्या है, जो टीचर क्लासरूम की है उसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इनिशियल असेसमेंट में हम देखते हैं कि वो क्या कहती है। Sami is a 4 feet or 8 inch tall, healthy, broad-shouldered boy with fair complexion, black brown hair, and nearly dressed up, have well-developed gross and fine motor skills। उसने कहा कि ये जो समी बच्चा है ये 4 फुट 8 इंच उसका कद है, उसके ब्रॉड शोल्डर्स हैं, फेस बहुत क्लियर है, ब्लैक एंड ब्राउन हेयर्स हैं, और बड़ा अच्छा लिबास पहने हुए है, वेल डेवलप्ड ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स। उसकी फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स दोनों बहुत बेहतर है। आप में से कोई बता सकता है कि फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स में फर्क क्या होता है? ये एक बेसिक चीज है जो आपकी स्पेशलाइजेशन में है। ये मेंटली चैलेंज्ड में भी होती है, ये आपकी फिजिकल हैंडीकैप के अंदर भी होती है। कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स? यस प्लीज। जी रुबीना, निशाबा, मुनज़्ज़ा, जमशेद, क्या डिफरेंस है इसके दरमियान में?
Any difference? जी, फाइन मोटर स्किल्स, जो छोटे मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में की मूवमेंट को फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। और जो बड़े मसल्स किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं या जिनको हम यूज करते हैं कोई भी काम करने के लिए, उसको हम ग्रॉस मोटर्स कहते हैं। फाइन मोटर्स में आपके हाथ की उंगलियों के जो मसल्स हैं वो फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। जो ग्रॉस मोटर्स हैं, बाजू पूरे उसके मसल्स जो हैं या टांगों के मसल्स जो हैं, उनको जो है वो आप ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। तो अमूमन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चे या फिजिकली हैंडीकैप या इवन दैट मेंटली चैलेंज बच्चे जो हैं, उनकी भी फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम होती है। सेम जो सीपी बच्चे सेरिब्रल पाल्सी के साथ होते हैं, उनकी भी फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स की जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर उसने कहा कि दोनों फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है वो दोनों जो है वो बेहतर है उसकी। ही कैन रन, जंप, होल्ड थिंग्स विद प्रॉपर ग्रिप। वो इन फाइन मोटर स्किल्स की वजह मदद से जंप कर सकता है, रनिंग कर सकता है, किसी चीज को ग्रैस्प कर सकता है। तो दोनों मसल्स जो है उसने बताए हैं कि उसकी वो वर्किंग में कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन अ टास्क फॉर मोर देन 2 और 3 मिनट्स। पहले उसकी जो उन्होंने बताई हैं चीजें, वो उसकी पॉजिटिव चीजें थी, जो उसकी स्ट्रेंथ थी। अब वीकनेस उसने ये बताई है कि वो एक चीज पर 2 या 3 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकता है। मीन कि उसका अटेंशन स्पैन जो है वो कम है। तो सबसे पहले जो हमें एक चीज पर असेसमेंट में पता चली, जो टीचर ने बताई है, तो जब आप इनिशियल असेसमेंट करते हैं तो इनिशियल असेसमेंट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसमें टीचर भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकती है, मेडिकल से रिलेटेड लोग भी हो सकते हैं, स्पीच थेरापिस्ट भी हो सकते हैं। जो स्पेशलाइजेशन होगी, डिसेबिलिटी होगी, उसके हिसाब से आप इनिशियल असेसमेंट में इन लोगों से जो है वो हेल्प लेंगे। बेटा काम इधर लेक्चर की तरफ अभी तवज्जो दें, ग्रुप्स की बात बाद में कर लीजिएगा, मैं टाइम दे दूंगा आपको इस डिस्कशन के लिए। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा कि वो अपने जो काम है उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, उसका अटेंशन स्पैन जो है वो बिल्कुल कम होता है। 2-3 मिनट से ज्यादा वो किसी काम की तरफ तवज्जो नहीं करता है। उसके बाद अगर वो कंटिन्यू करेगा तो वो अपना अटेंशन जो है वो लूज कर देगा। इसी वजह से मैंने कहा था कि जो मेंटली चैलेंज की क्लासरूम है उसमें 20-25 मिनट से ज्यादा, 25 मिनट भी ज्यादा है, 20-25 मिनट से ज्यादा का ड्यूरेशन क्लास का नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि ये जो हम इनिशियल इंफॉर्मेशन लिखते हैं लेसन के ऊपर, वो किस तरह से हेल्प करती है, वो किस तरह से कनेक्टेड है बहुत सारी चीजों के साथ। तो एवरी every 10 minutes he would turn around and talk to and bother a student behind him। यानी कि 2-3 मिनट से ज्यादा वो जो तवज्जो नहीं रख पाता है एजुकेशन के ऊपर या लर्निंग के ऊपर, तो वो पीछे बैठे हुए स्टूडेंट्स को तंग करना शुरू कर देता है, पीछे मुड़ता है और उससे बातचीत करता है या उसको तंग करता है। His teacher has to stand over him and tap his desk every time when he tingles another children। उसकी टीचर हमेशा आती है, थोड़ी देर के बाद उसके डेस्क को बजाती है, उसको कहती है काम की तरफ तवज्जो करो। जब भी वो स्टूडेंट के साथ या दूसरे बच्चों के साथ बातचीत कर रहा होता है या उनको टीज कर रहा होता है, विच क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन द क्लास, जिसकी वजह से क्लासरूम में डिस्टर्बेंस होती है। Sami gets extremely irritated on frequent prompts. This sometimes aggravates his behavior and he becomes destructive। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा तंग होता है कि बार बार उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और वो अपने बिहेवियर को लूज करता है और वो अग्रेसिव हो जाता है। उसका बिहेवियर एग्रीवेट होता है, बढ़ जाता है। एंड ही टीयर्स द पेपर्स, वो कागजों को फाड़ना शुरू कर देता है ऑफ अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के और ऑफ हिज क्लास, एंड स्नैचेस देयर थिंग्स, और उनकी चीजें भी छीनना शुरू कर देता है। सो दैट्स मीन कि इस बच्चे की जो हमें प्रॉब्लम नजर आई वो उसकी
बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसका बिहेवियर या उसका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम है। He is good in at drawing, वो ड्राइंग बहुत अच्छे तरीके से करता है, बड़ी खूबसूरत करता है और उसमें उसकी तवज्जो ज्यादा होती है। His display isolated, he displays isolated time, tame behavior when working with paper and pencil। ठीक है, वो जब पेपर और पेंसिल से ड्राइंग कर रहा होता है तो उसके वक्त उसका अटेंशन स्पैन ज्यादा होता है। On a blank paper he would start scribbling initially but comes out with some drawing about which he can left what it is। फिर पहले वो कागज पेंसिल से जो है वो लाइनें खींचता रहता है, इधर उधर की चीजें बनाता रहता है, लेकिन फिर वो कुछ ना कुछ चीज बना के उसको कहता है कि जी मैंने ड्राइंग कर ली है। एवरी टाइम ही वुड ड्रॉ समथिंग न्यू, every time he has a new creation in his drawing work। During his drawing hours he is totally unaware of his surrounding, no matter who ever call him or tries to having his attention। तो जब वो ड्राइंग कर रहा होता है तो फिर वो किसी को तंग भी नहीं करता, उसको ये भी नहीं पता होता कि मेरे आगे पीछे कौन बैठा हुआ है। वो बहुत महव होके बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े लगाव के साथ जो है वो ड्राइंग कर रहा होता है। Give him some other activity, he is totally disinterested, rather react in rigorous attitude if compelled। ठीक है, जब उसको अगर मना किया जाता है कि बस ठीक है आप बंद कर दें, तो फिर उस पे उसका बिहेवियर फिर जो है वो बड़ा अग्रेसिव होता है। अब ये उसकी एक पॉजिटिव चीज बताई गई है, पहले उसकी नेगेटिव चीजों को जो है वो हाईलाइट किया गया था। अब और उसके बारे में क्या बता रहे हैं, जो इनिशियल असेसमेंट टीचर की ऑब्जर्वेशंस है। If attentive towards the teacher, he seems to follow the instructions, but practically he would not be able to complete two-stage instructions। जब वो टीचर की तरफ तवज्जो करता है, जब उसको कहा जाता है, टीचर कहती है मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरी चीजों को सुने, तो वो तवज्जो जरूर करता है, लेकिन वो एक आध चीज को या सिंपल चीजों को, इंस्ट्रक्शंस को टीचर्स की समझता है। अगर वो ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हो जाएं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो फिर उसकी तवज्जो नहीं रहती उसके ऊपर। If teacher insist, he would either give a very blank or bland impression। If teachers insist, जब वो टीचर उसको बार बार कहती है कि तवज्जो करो, तो फिर उसके जो इम्प्रेशंस हैं वो बड़े ब्लैंक से होते हैं और ब्लैंक से होते हैं, it means वो उसकी तरफ कोई लगाव नहीं रखता है। Occasionally on the continuous assist of the teacher he goes wild। और बाज औकात जब टीचर मुसलसल उसको इंस्ट्रक्शन दे रही होती है तो वो फिर अग्रेसिव हो जाता है। Okay। Apparently it seems that he was far from somewhere in other imaginary world, and on the teacher's prompt he had been brought out of it। That यानी कि देखा जाए या सोचा जाए तो हम कहते हैं कोई एक तखयलाती जिंदगी में लाइफ में होता है, और जब टीचर उसको कहती है तवज्जो करो तो वो उसमें से फिर बाहर निकलता है, अदरवाइज उसको पता ही नहीं होता कि वो क्लासरूम में है या नहीं है। जी सिमाम, कोई क्वेश्चन है? ओके। अच्छा जी, अब नेक्स्ट उसकी स्पीच के बारे में टीचर की ऑब्जर्वेशन क्या है। ही स्पीच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल। एक प्रॉब्लम हमें अटेंशन स्पैन का उसका पता चला। अब ये प्रॉब्लम है कि उसकी स्पीच जब वो बोलता है तो हमें उसकी समझ नहीं आती। It takes the names of only few common elements such as plate, glass, copy, pen that is not clear and can only be understood if that particular thing is there। यानी कि उसकी स्पीच की प्रॉब्लम है, वो बहुत सारे वर्ड्स नहीं बोल सकता है या वर्ड्स को मिक्सअप करता है, ओवरलैप करता है, कट करता है, और जब तक उसके सामने वो चीजें ना हो वो उसको अच्छी तरीके से प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता है।
तो स्पीच की प्रॉब्लम भी उसकी है। दिस शोज दैट हिज स्पीच इज नॉट डेवलप्ड। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीच डेवलप नहीं हुई है। ओनली फॉलोइंग साउंड्स ही कैन प्रोनाउंस, आ, भा, डा, बा, आ, ये जो साउंड्स हैं इसको वो प्रोनाउंस कर सकता है, बाकी साउंड्स को वो प्रोनाउंस नहीं कर सकता। However, he makes teacher understand that what he needs either by more pointing towards or at. हाँ, जब वो टीचर को बताना चाहे, कोई चीज किसी को समझाना चाहे, तो वो फिर उस चीज की तरफ पॉइंट आउट करता है या उसको जो है वो बड़ी जो है वो उस नीड को जो है वो हाईलाइट करता है और या उसके ऊपर साइन लैंग्वेज करता है। He is not social with other children in his group. Neither he likes to play with them during the process. उसको बच्चों के साथ उसकी सोशल इंटरेक्शन नहीं है, ये तीसरी उसकी प्रॉब्लम यहाँ पर बताई गई है। और ग्रुप्स के अंदर भी वो जो है बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करता है, और जब वो रिसेस के अंदर होता है तो वो उस वक्त भी कट ऑफ रहता है। He would resist on sharing things. However, on teachers' prompts, he would sometimes gives, but then becomes completely isolated. तो that's mean उसका social problem भी है, वो socially isolated है, ग्रुप्स के अंदर बच्चों के साथ मिलके काम नहीं करना चाहता है और अपनी चीजें भी दूसरे बच्चों के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो ये सारी उसकी जो है वो इनिशियल असेसमेंट में टीचर्स की ऑब्जर्वेशन है। ये चीजें जो है वो आपने पहला जो हफ्ता था ऑब्जर्वेशंस का, जब आपने लेसन्स की ऑब्जर्वेशन करनी है तो आप स्टूडेंट्स की भी ऑब्जर्वेशन करेंगे और आप इस तरह से किसी एक बच्चे को आइडेंटिफाई करेंगे पहले हफ्ते के अंदर ही, और उस आइडेंटिफिकेशन का पूरा जो है वो इनिशियल असेसमेंट इस तरह से आईईपी के स्टार्ट में आप लिखेंगे। वो आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो सकती है, वो किसी टीचर की जो स्कूल के अंदर जहां पर आप टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। अब इसका आईपी फॉर समी जो है वो हमने बनाना शुरू किया है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो फिर आप जो है यहाँ पर आईपी को स्टार्ट करते हैं। नेम है उसका समी सुल्तान, लिटिल एंजल्स स्कूल का नाम है। जो भी आपका स्कूल होगा उसका नाम लिखेंगे, बच्चे का नाम लिखेंगे। ग्रेड प्रिपरेटरी माइल्ड टू मॉडरेट, यानी कि प्री नर्सरी कह लें या प्रिपरेटरी क्लास कह लें, और बच्चों का जो लेवल है माइल्ड टू मॉडरेट का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एज रेंज जो है या एज डिफरेंस कितना है। प्रिपरेटरी क्लासेस में जो मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं या प्री नर्सरी है उसमें बच्चा अमूमन 4 साल 5 साल का होता है, और ये बच्चा जो है वो 10 इयर्स का है। तो इसका मतलब यह है कि ये तकरीबन जो है 5 से 6 साल अपनी उम्र के जो है फिजिकल एज के, उसमें आईक्यू इंटेलेक्चुअल एज में जो है वो 5-6 साल पीछे है। अब हमने इसमें आइडेंटिफाई कर ली थी कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या है और इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है। प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपने कमेटी के मेंबर्स को डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल साइमा क्लास टीचर जो उसकी है, डॉक्टर नोमान जो साइकोलॉजिस्ट है, सलमा जो स्पीच थेरेपिस्ट है, अक्सा बिहेवियरल थेरेपिस्ट है, मिस्टर एंड मिसेस असगर जो उनके पेरेंट्स हैं वो इसमें होंगे, और मिसेस सुल्तान प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर जो है। अब आप देख लें कि जो उसके सोशल, साइकोलॉजिकल और स्पीच के प्रॉब्लम थे उससे रिलेटेड सिर्फ लोग यहाँ पे रखेंगे। अगर हमारा ये होता कि हमने ऑडिटरी ट्रेनिंग के ऊपर बनाना है तो फिर यहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट होना था, फिर हमें बिहेवियरलिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं थी। इसी तरह अगर ब्रेन की प्रॉब्लम्स हैं या मोबिलिटी की प्रॉब्लम है तो टीम की जो कॉम्बिनेशन है, या फिजिकल डिसेबिलिटी में है फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, तो फिर वहां पर उसकी जो है वो कमेटी मेंबर्स या उसकी जो उसकी जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो जाएगा। इसमें फिर आप जो है वो टाइम टेबल भी देते हैं, और टाइम टेबल में आपने लिखा है कि डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग, फॉर एग्जांपल आज 25 है तो हमने कहा कि जी 30 या 1 अप्रैल 2021
ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम उसका क्योंकि 12 महीने का है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ओवर 1 ईयर, जो आपने इसका आईपी यहाँ पे बनाना है वो 1 साल पे मुहित होगा, तो आप लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम 1 मंथ लिखेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो है वो आप जो है वो 60 डेज कर सकते हैं, जब तक आप वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है वहां पर उसको अप्लाई करना, तो वो हो सकता है कि आपके पास जो है वो 1 महीना हो या 40 दिन हो। तो डेट ऑफ इनिशिएशन, जब आपने डेट को स्टार्ट करना है वो 1 जुलाई है। आप देखें कि 15 जून को पहली मीटिंग हुई है, तो 15 दिन के बाद आईपी जो है वो शुरू हो गया इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज। इस आईपी की जो आउटपुट है या उसका जो रिजल्ट है या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमने इस बच्चे के अंदर क्या चेंज लानी है, क्या सिखाना है, कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके लिए उन्होंने कहा कि 1 साल का था, तो ये 1 जुलाई 2006 को खत्म हो जाएगा। अगर आपने 1 अप्रैल को शुरू किया तो 1 मई हो जाएगा। ये तो उसका टाइम टेबल आ जाएगा। फिर आगे उसका है बिहेवियर प्रोफाइल। बिहेवियर प्रोफाइल जो है उसमें मूड वेरिएशन परसिस्ट थ्रू आउट द स्कूल आवर्स। हमने देखा कि उसको बिहेवियर की प्रॉब्लम्स है, तो बिहेवियर प्रोफाइल उसका ये है कि वो ऐसा कोई टाइम नहीं है जहां पर वो बिल्कुल ठीक हो, या ऐसा कोई टाइम जहां पर बहुत अग्रेसिव हो, चाहे वो पहला पीरियड है चाहे वो छुट्टी का टाइम है। मूड वेरिएशन जो है वो उसकी परसिस्ट करती है स्कूल आवर्स के अंदर। Tame and isolated behavior prevails while working with pencil and paper and drawing. जब वो ड्राइंग और पेपर पेंसिल से काम कर रहा होता है तो वो उसका आइसोलेटेड बिहेवियर का टाइम होता है, और वो पूरा टाइम जितनी देर ड्राइंग करता रहेगा वो अपने आप में महव रहेगा। अफजा, आवाज यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, आप अपने एंड पे चेक करें। एग्रेसिव एट टाइम्स, डिस्ट्रक्टिव एंड प्रॉब्लमेटिक फॉर अदर चिल्ड्रन। अग्रेसिव हो जाता है बाज़ औक़ात, जब टीचर बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन बार बार कहती है तो जो करो, छोड़ दो चीजों को, तो देन ही बिकम अग्रेसिव। या वो चीजें जो है उसके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ना हो। डिस्ट्रक्टिव और प्रॉब्लमेटिक जो है वो दूसरे बच्चों के लिए वो हो जाता है। ये तो बिहेवियर प्रोफाइल यहाँ पर बताया गया है। अब उसका स्पीच का प्रोफाइल क्या है? स्पीच की भी हमने वहां पे बात की थी इनिशियल असेसमेंट के अंदर। उसमें हमने कहा कि कैन नॉट से वन वर्ड कंप्लीटली, मसलन कॉपी है, पेंसिल है, बैग है, वो पूरा वर्ड भी कंप्लीटली प्रोनाउंस नहीं कर सकता है। बाय यूजिंग 2 or 3 अनक्लियर वर्ड्स ही कंप्लीट अ सेंटेंस। अब 2-3 वर्ड्स को मिला के उसने सेंटेंस बनाना है, एक वर्ड को कंप्लीटली नहीं बोल सकता है, तो जब वो पूरा सेंटेंस बोलता है तो उसमें से बहुत सारी चीजें वो मिस कर जाता है। कैन नॉट ज्वाइन द साउंड्स ऑफ बा, पा, आ, डा विद ट और एल। ई और एल के साथ इन साउंड्स को वो कनेक्ट नहीं कर सकता है। मसलन बाउल, इसी तरह बोट है, पेट है, ऑलवेज या ऑल है, डॉट है, डॉल है। तो इस तरह की जो साउंड्स हैं वो इनके साथ जो है वो कनेक्शन में उसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो स्पीच की जो प्रोफाइल है वो हमें बताती है क्या चीज है। अब जब हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो फिर हम उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है या इंटेंडेड आउटकम्स जो है या टारगेट जो है वो सेट करते हैं। ठीक है, वो एनुअल गोल्स जो हमने कहा कि पूरे साल के लिए है, तो हम एनुअल गोल की बजाय के मंथली गोल या मंथ जो है वो आईपी गोल्स कह सकते हैं। इसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं? समी विल बी एबल टू से ऑल द फोनीम्स। अब हमारा टारगेट ये है कि जो फोनीम्स वो मिस करता था वो इस काबिल हो जाएगा 1 साल के बाद कि वो अदा कर सके या उसको प्रोनाउंस कर सके। He will be able to form small sentences such as I am fine. वो छोटे छोटे जुमले बनाना शुरू कर देगा जैसे कि मैं ठीक हूँ। एंड देन बी, ये तो स्पीच से रिलेटेड उसकी चीजें थी जो हमने यहाँ पे क्लियर की हैं। दूसरा जो है वो है द अग्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर विल बी टेम्ड।
ठीक है। अब उसकी बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है या सोशल प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि वो बच्चा किस काबिल हो जाएगा कि जो उसका अग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है वो ठीक हो जाएगा। ही विल नॉट स्नैच अदर फेलो थिंग्स, वो दूसरे बच्चों की चीजों को नहीं छीनेगा। और उसके साथ जो है वो हमने कहा द ड्यूरेशन ऑफ द आइसोलेटेड एटीट्यूड विल बी रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट दैट ड्यूरिंग हिज एक्टिविटी, जब वो अकेला बैठ के काम कर रहा होता है या वो बच्चों के साथ नहीं मिलना चाहता, उस ड्यूरेशन को हम कम करेंगे। हिज एक्टिविटी इफ प्रॉम्प्टेड ही विल रिस्पॉन्स, जब उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी टीचर से तो उसका जवाब देगा एंड वुड नॉट रिएक्ट एग्रेसिवली, और वो अग्रेसिव नहीं होगा। एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शन अटेंटिवली, और उन इंस्ट्रक्शन को बड़ी तवज्जो के साथ सुनेगा। तो ये हमने एनुअल गोल्स या आप कह लें कि जर्नल गोल्स जो है, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स जो है, ये हमारे होंगे जो एक महीने के अंदर हम जो है वो अचीव करना चाहेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसको एक महीने में हम नहीं कर सकते हैं, तो आप इसमें से एक ले सकते हैं कि एक महीने में मैं उसके बिहेवियर या साइकोलॉजिकल या सोशल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगी। तो फिर ए वाला गोल जो है वो आपका नहीं होगा, सिर्फ बी वाला होगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं सिर्फ मैं फोनीम्स उसके ठीक करवा दूंगा महीने में, तो आप बी वाले को छोड़ दें। और अगर आपके पास टाइम 6 मंथ्स है, 3 मंथ्स है, 1 ईयर है, तो उसके मुताबिक आपके गोल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। सर्विसेज रिक्वायर्ड, क्या चीजें जरूरत होंगी, क्या दूसरे लोगों से आपको हेल्प चाहिए होगी। रिसोर्स रूम विद बिहेवियरल थेरापिस्ट, आपको इस आईपी के अंदर एक रिसोर्स रूम चाहिए जो बिहेवियरल थेरापिस्ट मौजूद हो, जिसके अंदर स्पीच रूम चाहिए जहाँ पे उसकी स्पीच थेरेपी की जा सके। तो सर्विसेज के अंदर हमने कहा कि बिहेवियरल थेरापिस्ट चाहिए, स्पीच थेरापिस्ट चाहिए, और स्पीच रिसोर्स रूम चाहिए हमें, और स्पीच थेरेपी रूम चाहिए। अब इसके आगे जिस तरह आप प्रेजेंटेशन में लिखते थे कि जी मैं पढ़ाऊं, ये टीचर बताएगा, फिर कार्ड दिखाएगा, फलां करेगा, उसके मुश्किल अल्फाज का मायने लिखेगा, इसी तरह से अब इसको एलेबरेट किया जा रहा है। जो आपके गोल्स थे, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको आपने अचीव कैसे करना है। नंबर 1 जो आपका था वो आपका फोनीम्स के ऊपर था और सेंटेंस छोटे छोटे बनाना था। समी विल बी एबल टू यूज ऑल फोनीम्स, ये पहला आपका ऑब्जेक्टिव है, पहला गोल है एनुअल गोल में। अब उसमें आप उसकी प्रोसीजर एवेल्यूएशन का क्या होगा। रिस्पॉन्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द चार्ट एंड प्रोग्रेस विल बी मार्क्ड ऑन द ग्राफ ऑफ फॉर 2 मंथ्स। ये 2 महीने की एक्टिविटी है। इसको आपने कैसे मॉनिटर करना है, वो स्पीच थेरेपिस्ट तो जो है वो उसको बताएगी कि फोनीम्स बा को कैसे बोलना है, भा को कैसे बोलना है। ये 2 महीने वो अपने स्पीच थेरेपी के सेशंस लेगी। लेकिन आपने या एज अगर आप स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं तो आपने उसकी प्रोग्रेस को और उसकी इंफॉर्मेशन को जो है अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करना है। आपने एक चार्ट बना लेना है। इसने बा वाले जो है, भा वाले जो है, टा और डा वाले जो वर्ड्स हैं वो फोनीम्स सीखने शुरू कर दिए। आज पहले हफ्ते में इसने ये क्लियर कर लिया, आप उसको नोट कर लेंगे। दूसरा बा का कर लिया, उसको नोट कर लेंगे। और इसी तरह से आप जो है वो ग्राफ के ऊपर जो है वो उसके पहले 2 महीने जो आपने कहा था कि ये चीजें सीख लेगा, उसको ग्राफ के ऊपर मार्क करना है। डेट ऑफ स्टार्ट आपने 1 जुलाई से ये काम शुरू किया, और 30-8 यानी कि 2 महीने में समी विल बी एबल टू यूज ऑल फोनीम्स। ये जो है आपने 2 महीने के अंदर ये काम कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट उसका जो है वो समी विल बी एबल टू ज्वाइन रिटर्न साउंड, ये थोड़ा सा अनक्लियर है। एंड वन वर्ड रैट एंड एग। तो ये जो अगले 2 महीने हैं उसमें वो दो अल्फाबेट्स को मिला के
एक छोटे छोटे वर्ड्स जो है वो बनाना शुरू कर देगा। तो पहले में हमने सिर्फ फोनीम्स 2 महीने में सिखाए, अगले 2 महीने में हमने उसको जो है फोनीम्स को ज्वाइन करके छोटे छोटे वर्ड्स कैट, रैट, फैट, हैट, इस तरह के जो है वो वर्ड्स उसने सिखाए। तो अगर आप इस पे काम कर रहे हैं 1 मंथ के लिए, तो आप सिर्फ फोनीम को ले सकते हैं या वर्ड्स छोटे छोटे बनाना जो है वो कर सकते हैं। जी, एस एच पी एच शाह और फा जो उसकी साउंड्स हैं वो जो है वो यहाँ पर उन्होंने बताई है। रिस्पॉन्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द चार्ट एंड प्रोग्रेस विल बी मार्क्ड ऑन द ग्राफ फॉर 1 मंथ। 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए उसकी प्रोग्रेस जो है वो, फिर इसका ड्यूरेशन भी आप साथ लिखेंगे। ये आपका राइट अप के अंदर होगा और फिर इसकी प्रोग्रेस जो है वो अलग से आपके पास होगी। When joined to words, Sami will be able to say both the sounds with the teachers. Yeah. तो रिस्पॉन्स विल बी, जब ये होगा तो ये अगला 2 महीने जो है उसके अंदर उसने कहा है कि ज्वाइन 2 वर्ड्स जो है वो कर सकता है। आई रन, आई स्कूल, माई स्कूल, माई ब्रदर, इस तरह से छोटे छोटे वर्ड्स जो है वो 2 मिला के एक छोटा सा सेंटेंस जो है वो बना सकता है। रिस्पॉन्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन टीचर मेड लिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। जो हमने उसको पढ़ाई है 2-2 वर्ड्स मिला के चीजें, उसके ऊपर आपने जो लिस्ट पहले से बनाई थी कि स्पीच थेरेपिस्ट ने कि ये चीजें वो सिखाएगी, तो वो साथ साथ टिक करती जाएगी कि ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया, ये हो गया। लिस्ट कंटेनिंग एट लीस्ट 15 वर्ड्स ऑफ द सभी प्रॉब्लमेटिक फोनीम्स। जो प्रॉब्लमेटिक फोनीम्स थे उसके ऊपर कम से कम 15 वर्ड्स जो है, ये 2-2 वर्ड्स या एक वर्ड जो है वो आप लिस्ट बनाएंगे उनकी, और 2 महीने के अंदर जो जो वो कवर करता जाएगा आप उसको टिक करते जाएंगे। नेक्स्ट जो है, अब जब ये तकरीबन 6 मंथ्स आपके गुजर जाएंगे तो आपने यहाँ पर फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन करनी। जिस तरह हम लेसन में स्टेप 1 के बाद, स्टेप 2 के बाद, स्टेप 3 के बाद एवेल्यूएशन करते थे, इसी तरह से हम आईईपी के अंदर भी जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो हम उसकी एवेल्यूएशन करते रहते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि उसको कुछ चीजें, उसकी प्रोग्रेस हो रही होती है कि नहीं होती। अब ये जो आईईपी कमेटी है वो एवेल्यूएशन करती है, स्पीच थेरेपिस्ट नहीं करती है। ये बिहेवियरल थेरेपिस्ट जो काम कर रहे थे वो उसके अंदर टीम के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ये टीम जो है यहाँ पर इकट्ठी बैठ के जो माइलस्टोन, जो एनुअल गोल्स थे, जो हमने उसको ब्रेकअप किया शॉर्ट गोल्स के अंदर, उसको चेक करती है कि वो अचीव हुए कि नहीं हुए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो फिर उसको जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद 6 मंथ्स के बाद जो नेक्स्ट उसकी एक्टिविटी है, समी विल बी एबल टू ज्वाइन 2 वर्ड्स विदाउट टीचर्स हेल्प। अब वो टीचर के बगैर इन 2 महीनों के अंदर 1/6/2006 से लेकर 31/1/2006 की जो है वो बात हो रही है। ये 12 होएगा, 31/12/2006। Response will be recorded on teacher-made list which has been used for practice. तो यहाँ पर जो है वो इस ऑब्जेक्टिव को जो है वो ठीक करेगा। When given a sentence of 3 words, Sami will be able to say it accurately. ये जो अगले 3 महीने हैं, इसके अंदर समी 2 वर्ड्स की बजाय 3 वर्ड्स को इकट्ठा मिला के प्रोनाउंस कर सकता है, बोल सकता है, और टीचर के पास जो पहले से बनी हुई लिस्ट थी कि ये 3-3 वर्ड्स मिला के ये एक सेंटेंस बनाएगा, वो उसको चेक करती जाएगी, उसको नोट करती जाएगी। और आगे फिर उसका ड्यूरेशन लिखा है कि ये एक्टिविटी या ये ऑब्जेक्टिव किस वक्त शुरू होगा और किस वक्त खत्म होगा। फिर दोबारा जो है वहां पर हमने देखा कि 3 मंथ्स के बाद उसकी फिर एक फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन टीम दोबारा बैठेगी और उसको डिसाइड करेगी कि क्या अचीवमेंट्स हैं और क्या नहीं हुई है।
When given a sentence of 3 to 5 words, Sami will be able to say it with 70% accuracy. जब आप इस तरह से इंडिविजुअली किसी हर एक बच्चे पर अलग अलग काम कर रहे होते हैं, तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से चीजों को जो है वो सिखा सकते हैं। इसी वजह से पहले सेशन में मैंने आप लोगों से जो बात की थी वो यही थी बेटा कि आपके स्कूल के क्लासरूम के अंदर जो बच्चों की तादाद है वो स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए। जो दुनिया में एक स्टैंडर्ड बनाया गया है उसकी हम बात कर रहे हैं। मसलन हमने कहा था कि जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं वो 2 से ज्यादा या 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे जो हैं वो 15-20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप भी इसी तरह से 20 से ज्यादा नहीं क्लास में होने चाहिए। बड़ी क्लासेस में, छोटे में 10 की स्टैंडर्ड। और जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनकी तादाद 8 या 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि जब आप एज ए स्पेशल एजुकेशन टीचर ये इस तरह के काम कर रहे होते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान पे काम कर रहे होते हैं, कितनी टीम इन्वॉल्व होती है और आप एज अ टीचर या एज अ प्रोफेशनलिस्ट जो है वो किस तरह से एक बच्चे के ऊपर तवज्जो कर रहे होते हैं। जब आप इस तवज्जो से बच्चे को कोई चीज इंडिविजुअली करवाते हैं तो देन यू हैव द प्रोग्रेस। यही वजह है कि उसने कहा कि अगर वहां पर ये चीजें हम पहले वाली कर लें तो वो 70% एक्यूरेसी उसकी आ सकती है वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की और छोटे छोटे जुमले पढ़ने की। Check the ability by demanding a sentence by him to convey his need. अब यहाँ पर हमने इसको किस तरह से चेक करना है कि उसकी जो जरूरत होगी उसको कहेंगे कि आप कोई सेंटेंस बोल के मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या जरूरत है। कि वो कहता है कि जी मुझे वॉशरूम जाना है या मुझे प्ले के लिए जाना है या मुझे पानी पीने जाना है, तो हम उसको कहेंगे कि उसको बोल के और सही प्रोनाउंस करके जो है वो मुझे बताओ। So this will be a 1 month activity. ये सिर्फ 1 महीने के लिए होगी। Sami will be able to say a sentence of 3 to 5 words with 95% accuracy. अगले 2 महीनों तक इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो 95% तक हो जाएगी। और इसी तरह से कैसे चेक करेंगे? रिस्पॉन्स विल बी चेक्ड ऑन क्राइटेरिया ऑफ 10 सेंटेंसेस डेवलप्ड बाय द थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट ने जो तकरीबन 10 जुमले बनाए थे 3-3, 5-5, 6-6 अल्फाज को मिला के, वो उसको कहेगी बोलने के लिए। सेंटेंसेस विल बी कंटेनिंग ऑल द साउंड्स जो फोनीम्स हमने ऊपर सिखाए थे, which were problematic for the boy and recorded on the observation scale। जो हमने पॉइंट आउट किए थे कि ये फोनीम्स नहीं वो बोल सकता है, वो जो है वो हमने जो रिकॉर्ड में लिखे हुए थे वो यहाँ पर उसकी मदद से उसकी वर्ड्स जो हैं वो मिला के हम उसका एक 12 या 10 सेंटेंसेस जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट यहाँ बनाएंगे। और ये तकरीबन 2 माह का काम होगा यहाँ पर। Monthly lesson plans will be prepared by the speech therapist in collaboration with the teacher and behavioral therapist। ये जो महीने महीने की एक्टिविटीज हैं, चाहे वो 3 माह की एक चीज पर है तो वो 1 महीने की एक महीना महीना करके उसको बनाएगी मंथली प्लान्स को। और वो स्पीच थेरेपिस्ट और बिहेवियरल थेरेपिस्ट जो है वो दोनों मिल के जो है उसको, और बाकी टीम मेंबर्स जो है वो उसको जो है वो कर रहे होंगे। कोई क्वेश्चन यहाँ तक आपका हो? Any question? बेटा ये मैं आप लोगों के साथ सैंपल ही शेयर कर रहा हूँ और ये आपके टीचिंग प्रैक्टिस के मैनुअल के अंदर लगा हुआ है।
बेटा सारी बुक्स आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद है। ये जो टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल है ये भी वहाँ पर मौजूद है। आप AIU की बुक वेबसाइट पर जाएंगे, राइट हैंड पर बुक्स का एक आइकॉन है, उसको क्लिक करें, उसमें अपना MA स्पेशल एजुकेशन या MA स्पेशल एजुकेशन को क्लिक करेंगे, उसके अंदर आपकी सारी बुक्स फ्री हैं, स्कैन कॉपी वहाँ पे मौजूद। मैंने यही बताया है कि रुबीना के सारी बुक्स वहाँ पे मौजूद है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं जब तक आपको बुक्स नहीं मिलती। और स्प्रिंग 2021 से ये जो अभी आपने दाखिला किया है उसकी वो उस सेमेस्टर से किताबें अब आप लोगों को नहीं मिलेंगी, सॉफ्ट कॉपीज ही सिर्फ आप लोगों को मिला करेगी, हार्ड कॉपीज यूनिवर्सिटी नहीं भेजेगी। अब नई पॉलिसी ये है कि किताबें जो है वो हार्ड फॉर्म में पोस्ट नहीं की जाएंगी। अब आपको सारी बुक्स जो है वो आपके LMS पोर्टल पे या आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी असाइनमेंट्स भी ऑनलाइन है, डिजिटल है, तो बुक्स जो है वो प्रिंट करना यूनिवर्सिटी ने बंद कर दी हैं। सिर्फ मैट्रिक FA BA जो ऑनलाइन नहीं क्लासेस लेते या ऑनलाइन सिस्टम पे नहीं है उनको बुक्स जाती हैं और वो उसी तरह असाइनमेंट्स भेजते हैं। बाकी सारे जो प्रोग्राम्स हैं, MPhil PhD MA MAd MSc BS एसोसिएट डिग्री, ये सब की बुक्स जो है वो इस सेमेस्टर से नहीं जाएंगी, वो सारी ऑनलाइन बुक्स पड़ी हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। These will contain plans on oral exercise। ये जो प्लान है वो जो ओरल एक्सरसाइज हैं और एक्सक्लूसिव सेशंस विद द स्पीच थेरेपिस्ट हो, मींस ये क्लासरूम में या स्पीच थेरेपी के कमरे के अंदर वहां पर जो है वो सामने बच्चे को बिठा के ओरल एक्सरसाइजेस करवाई जाएंगी और सेशन जो है स्पीच थेरेपिस्ट के अलग से होंगे। 3 sessions per week will be conducted for the first 6 months। पहले 6 महीनों में हर हफ्ते में 3 सेशन होंगे स्पीच थेरेपिस्ट के। देन ट्वाइस अ वीक, फिर 6 माह के बाद 2 कर दिए जाएंगे अगले 6 महीने के अंदर। Occasionally behavioral therapist will accompany them whenever he or she her his services are required by the speech therapist। क्योंकि उसका बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक है, तो जब स्पीच थेरेपिस्ट उसको सेशंस ले रही होगी तो तब जब जरूरत होगी बिहेवियर थेरेपिस्ट को भी वो स्पीच थेरेपिस्ट बुला सकती है। अब एनुअल गोल्स एज अ प्रीलिमिनरी स्टेप टू स्टार्ट बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, अक्सर यहाँ पर ये एनुअल गोल भी शुरू हो गए। पहला हमारा स्पीच के ऊपर था, वो हमारा खत्म हो गया है, अब हम दूसरे गोल के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। और एनुअल गोल बी एज अ प्रीलिमिनरी स्टेप टू स्टार्ट बिहेवियरल modification, अक्सर the behavioral therapist will have a meeting with the parents of Sami। behavioral therapy शुरू करने से पहले जो behavioral therapist अक्सर है वो सबसे पहले समी के पेरेंट्स से मीटिंग करेगी। और the purpose of this meeting is to have a complete picture of Sami family's background, ताकि उसको पता हो कि उसके फैमिली के अंदर उसका स्ट्रक्चर क्या है, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, ताकि वो सॉर्ट आउट कर सके कि उसकी प्रॉब्लम्स कहाँ पर है। Sami's position, status among family member, any factor or problem which may have influence on Sami behavior। कितने फैमिली मेंबर हैं, बहन भाई कितने हैं, वो बहन भाइयों में किस नंबर पर है, घर में किस वजह से इरिटेट होता है, किस वजह से उसका बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, ये पेरेंट्स से वो हेल्प लेगी। इसी तरह वो स्कूल से भी बिहेवियर थेरेपिस्ट स्कूल टीचर से बच्चों से जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते। अब फिर उसी तरह से जिस तरह हमने स्पीच थेरेपी के अंदर 3 कॉलम बनाए थे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको फिर अचीव कैसे करना है, उसकी एवेल्यूएशन करनी है, उसका ड्यूरेशन कितना होगा। पहली जो एक्टिविटी है इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव जो उसका था वो 4 महीने के लिए उसने जो है वो काम करना है उसके ऊपर। द ड्यूरेशन ऑफ बीइंग आइसोलेटेड will be reduced in such a way कि जो पहला ऑब्जेक्टिव है गोल का एनुअल गोल बी का, वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव 1 जो है वो ये है कि हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता जो आइसोलेशन का टाइम है वो कम करना है।
in such a way, इस तरीके से कि that when he is busy with his work and distracted, जब वो अपने काम में बहुत ज्यादा महव होता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता वहां से जो है वो डिटैच करना. Responses will be recorded on the observation scale. अब मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बिहेवियर थेरेपिस्ट जो है और टीचर मिल के जो है वो करेंगे ताकि उसको जो है वो आइसोलेशन से निकालें और लोगों के साथ मिल के काम करने के काबिल बनाएं. और फिर 4 महीने तक ये काम वो करेंगे. मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज यूज होंगी. मीटिंग ऑफ आईईपी कमेटी 1/12/2015 की हमने बात की है कि यहाँ पर फिर वो जो है वो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन की टीम बैठेगी और वो बैठ के देखेगी कि 4 महीनों में क्या प्रोग्रेस हुई. Sami will not get out of his chair for 10 minutes. हमें ये पता चला. अच्छा, यहाँ पर हो गया. अब दूसरा जो है कि हमने कोशिश करनी है, हमने इस ऑब्जेक्टिव पे काम करना है कि समी जो है 10 मिनट तक वो सीट पर बैठा रहे. पहले तो 2-3 मिनट बैठता था, उसके बाद डिस्ट्रैक्टिव हो जाता था. हमारी कोशिश है कि उस ड्यूरेशन को बढ़ाया जाए. ऑब्जर्वेशन स्केल विल बी यूज्ड. टाइम ड्यूरेशन फॉर हिज बीइंग सीटेड विल बी मॉनिटर्ड ऑन द स्टॉप वॉच एवरी डे, थ्राइस अ डे. ठीक है, हर रोज 3 दफा दिन में हमने टाइम नोट करना है स्टॉप वॉच से कि उसका टाइम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है. और हमने टाइम ड्यूरेशन उसका जो है वो सीटिंग का मॉनिटर करना है. इस तरह से ये जो है एक्टिविटी जो आपकी है, ये 1 साल से जुलाई से लेकर दिसंबर तक तकरीबन 6 माह की है. तो बहुत सारी एक्टिविटीज ओवरलैप कर रही होती है. ये नहीं है कि एक एक्टिविटी खत्म होगी तो दूसरी का टाइम शुरू हो जाएगा. हो सकता है कि ये इन्हीं 6 माह के अंदर स्पीच थेरेपी पे भी काम हो रहा हो. When asked by दूसरे जो उसकी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, when asked by a teacher for some task to do Sami will not resist and start on the instruction. जब टीचर उसको कहती है कि when asked by a teacher for some task, कोई काम देती है तो समी जो है उसको रेजिस्ट नहीं करता है, उसका बुरा नहीं मनाता है और वो टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू करता है. ये जो ड्यूरेशन है, ये तकरीबन जो है उसका तकरीबन 6 months का ड्यूरेशन बनता है. और एवरी टाइम इनिशिएटिव विल बी रिकॉर्डेड ऑन द ग्राफ चार्ट. हम उसको नोट करेंगे ग्राफ चार्ट के ऊपर. The destructive and irritated attitude will be reduced to the extent that he would stop snatching and teasing other children. ठीक है. अब जो नेक्स्ट उसके 6 months है, 4/1/2006 से लेकर 30/6/2006 तक, उसमें हमने उसका जो डिस्ट्रक्टिव इरिटेटेड एटीट्यूड है उसको ठीक करना है और उसको रिड्यूस करना है ताकि वो बच्चों से चीज़ों को छीनना और उनको तंग करना बंद कर दे. और इसकी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बिहेवियर थेरेपिस्ट और टीचर थेरेपिस्ट जो है वो यहाँ तय करेंगी. द प्रोग्रेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द नॉर्म रेफरेंस ऑब्जर्वेशनल स्केल. ये एक स्केल है जिसमें हम बिहेवियर थेरेपिस्ट जो है वो चीज़ों को नोट करते हैं. और क्राइटेरियन रेफरेंस चेकलिस्ट यूज टू बाय द थेरेपिस्ट. 2 ऑब्जर्वेशनल रेफरेंस जो नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस स्केल्स हैं वो यहाँ पे यूज करते हुए वो इन चीज़ों को नोट करेंगे. और ये भी तकरीबन 6 months की जो है वो एक्टिविटी होगी. नोट द थेरेपिस्ट विल प्लान लेसन्स ऑन मंथली बेसिस फॉर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन. जो बिहेवियर थेरेपिस्ट है वो मंथली बेसिस पर अगर 6 महीने के लिए भी कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो मंथली बेसिस पर उसको डिवाइड करें. तो हमने देखा गोल्स थे, गोल्स को हमने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किया और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को हमने मंथली प्लान्स के अंदर डिवाइड कर दिया. एक गोल को अचीव करने के लिए हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमने मंथली प्लान बनाए. तो ये चीजें जो है वो स्पीच बिहेवियर थेरेपिस्ट करेगा और उसमें जो है आईईपी कमेटी जो है वो दोबारा से बैठेगी और वो बैठ के इस एनुअल गोल बी को चेक करेगी कि उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है. एक तो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन हमने की है, लेकिन ये साथ के बाद आखिर में हम 30/6/2006 को समेटिव एवेल्यूएशन करेंगे और इस गोल को भी चेक करेंगे कि वो अचीव हुआ है कि नहीं. उसके बाद जो है वो कमेटी अपनी रिपोर्ट यहाँ पर पेश करेगी
ओवरऑल रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर होगी, कमेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आईपी कमेटी, बिहेवियर थेरेपिस्ट बताएगा, स्पीच थेरेपिस्ट, टीचर, ये सारे जो है हेड टीचर्स, पेरेंट्स, साइकोलॉजिस्ट, ये अपनी अपनी राय देंगे उसके बारे में। जो इनिशियल असेसमेंट में हमने चीजें उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव नोट की थी और जिन चीजों पर आईईपी बनाया था, अब अगर जरूरत पेश आती है कि उसको आईईपी को रिवाइज किया जाए, कि कमेंट्स के कहते हैं कि अभी ठीक है, ठीक हुआ है लेकिन 60% ठीक हुआ है, तो फिर आप दोबारा इस आईईपी को रिवाइज करेंगे इस रिपोर्ट की बेसिस पर, यानी कि ये आपकी इनिशियल असेसमेंट फिर बन जाएगी और उसके ऊपर फिर दोबारा से आप जो चीजें रह गई हैं उनके ऊपर जो है वो आप आईईपी दोबारा से डेवलप करेंगे। लेकिन लाजमी नहीं है कि ये हर बार रह जाएंगे। अगर हो गया कंप्लीट, चीजें ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव हो गए हैं, तो फिर आप कोई नई प्रॉब्लम या नई इशू के ऊपर जो है उसका आईईपी बनाएंगे। तो ये उसकी आईईपी की टीम की यहाँ पर जो है वो रिकमेंडेशंस या उसकी टीम की रिपोर्ट यहाँ पर पेश करें। जी, ये आपका आईईपी बनता है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो? जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक आपका? जी, अजम्पशन बेस्ड होंगी। जो आपने कल आईपी बनाना है वो कोई भी प्रॉब्लम छोटी सी किसी भी बच्चे की आइडेंटिफाई करके अपने स्पेशलाइजेशन एरिया के अंदर रहते हुए, हियरिंग इम्पेयर्ड, फिजिकली हैंडीकैप, विजुअली इम्पेयर्ड और मेंटली चैलेंज बच्चों से रिलेटेड जो है वो आप उसको 1 महीने का जो है वो आप देख लें कि वो छोटी सी प्रॉब्लम होगी जो 1 महीने में आप सॉल्व कर सकें। और ये आपका आईपी मैनुअल बना, मैनुअल के अंदर मौजूद है, इससे आप हेल्प ले सकते हैं लेकिन कॉपी नहीं कर सकते आप। ये जो प्रॉब्लम इसके अंदर लिखी है, इसके अलावा प्रॉब्लम कोई और होगी आपकी। जी, एनी क्वेश्चन? बेटा, हियरिंग इम्पेयरमेंट तो एक पूरी स्पेशलाइजेशन है ना, जो आपकी जो बच्चे की प्रॉब्लम होगी उसके ऊपर बेस करती है। हियरिंग इम्पेयर बच्चे का अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या सोशल प्रॉब्लम है तो उसमें ऑडियोलॉजिस्ट का कोई काम नहीं है, उसका स्पीच थेरेपिस्ट का कोई काम नहीं है। आपने जो उसकी प्रॉब्लम है उसको देखते हुए कमेटी, अपनी कमेटी मेंबर्स को डिसाइड करना है। यस, डेली लिविंग स्किल्स पे बना सकते हैं आप। मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए डेली लिविंग स्किल्स पर 1 महीने का बन सकता है। अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जो 1 महीने में काम करने से उसकी जो है वो ठीक हो सकती है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि टीचिंग मेथड्स जो है वो कुछ मखसूस हैं स्पेशलाइजेशन के लिए। जैसे टोटल कम्युनिकेशन मेथड जो है वो हेयरिंग के लिए है, टेक्टाइल मेथड विजुअल के लिए है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए है। तो इसी तरह से जो कमेटी मेंबर्स हैं, जो जो लोग इन्वॉल्व हैं वो भी फिक्स है। मसलन हेयरिंग इम्पेयर्ड के अंदर ऑडियोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, बिहेवियर थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, ईएनटी स्पेशलिस्ट है, फिर उसके बाद टीचर्स हैं, स्कूल हेड हैं। अब इन सब में से जो बंदे उस प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड है आप इनमें से ले सकते हैं। इसी तरह विजुअल इम्पेयरमेंट में ब्रेलिस्ट हैं,
उसके अलावा जो आई स्पेशलिस्ट हैं, उन स्कूल्स में अंदर जो प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं, उसमें मोबिलिटी ओरिएंटेशन के एक्सपर्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, बिहेवियर थेरेपिस्ट हो सकता है, मेडिकल ऑफिसर हो सकता है, टीचर है, हेडमास्टर है। मेंटली चैलेंज्ड है उसमें स्पीच थेरेपिस्ट भी हो सकता है, उसमें बिहेवियर थेरेपिस्ट हो सकता है, उसमें साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, उसमें आपके जो है टीचर जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है, और उसके साथ हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस जो है। जो फिजिकल हैंडीकैप है उसमें फिजियोथेरेपिस्ट इज इम्पोर्टेंट। उसके साथ जो है फिजियोथेरेपिस्ट के साथ जो है वो आपका ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर सीपी से है बच्चे और उसकी स्पीच के प्रॉब्लम है तो आप स्पीच थेरेपिस्ट ले सकते हैं। इसी तरह हेयरिंग में साइन लैंग्वेज का हम मिस कर गए हैं, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट हो सकता है स्पीच थेरेपिस्ट के साथ। कोई एमसीसी में स्पीच थेरेपिस्ट के साथ साइन लैंग्वेज हो सकती है, एक्सपर्ट हो सकता है। इसी तरह सीपी बच्चों में भी हो सकते हैं। तो ये इसमें कुछ चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए और उनमें से आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। 1 मंथ के लिए आपने आईईपी बनाना है। अब आप देख लें कि ये जो प्रॉब्लम्स थी उसको 1 साल में रिजॉल्व किया गया है, सॉल्व हुई है। आपने किस तरह से काम कर, कौन सी प्रॉब्लम लेनी है कि आप उसके ऊपर जो है, मसलन हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले, किसी बच्चे की नेजल साउंड्स आती हैं, वो नाक से आवाज देता है, सिर्फ उसके ऊपर आईपी बनाते हैं। अब उसके ऊपर स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए आपको, ठीक है, और उसके साथ टीचर है, पेरेंट्स हो गए और हेडमास्टर होगा, बस। इसके अलावा आपको कोई और नहीं चाहिए। हाँ, अगर कहीं पर मेडिकल से रिलेटेड कोई स्पीच थेरेपी के प्रॉब्लम है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट उस टीम का हिस्सा बन जाएगा। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम लेनी है जो 1 महीने में रिजॉल्व हो जाए। विजन में बेटा मैंने आपको बताया है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट है, ब्रेलिस्ट है, मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन के एक्सपर्ट्स हैं। अगर उसकी साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिस्ट होगा, बिहेवियर थेरेपिस्ट होगा, टीचर्स है, हेडमास्टर है। ये ये पूरी एक मल्टी प्रोफेशनल डिसिप्लिनरी टीम होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। उसमें से जो चाहिए होती है वो आपने लेने होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड है। मैंने अभी नेजल साउंड की बात की है, वहां पे बिहेवियर थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है बेटा, वहां पे ऑडियोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, वहां साइन लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, तो वो एक्सपर्ट्स नहीं उस टीम का हिस्सा होंगे। जी, एनी क्वेश्चन प्लीज। जी, कल 12 बजे से पहले आपने ये आईपी बना के उसी तरह से, जिस तरह पहले आपने लेसन्स भिजवाए हैं उसी तरह से आप भिजवाएंगे ईमेल के थ्रू। ये आपने डिसाइड करनी है, आप वीकली बेसिस पे भी मीटिंग्स कर सकते हैं। ये तो आपने उसको देखना है एक्टिविटीज को, और उसके मुताबिक आपने देखना है कि कब किस टाइम पर उसको जो है वो चेक किया जाए।
बेटा इसमें चार्ट्स, जब आपने कोई चीज वहां पर उसको सिखानी होगी तो उस जो मंथली प्लान्स हैं आपके, उसमें जो आप उसके सेशंस ले रहे होंगे वहां पर अगर आपको एवीएस चाहिए होगी तो आप एवीएस यूज करेंगे वहां पर। यहाँ पर अभी सिर्फ मेंशन करना है आपने। जी, जिनके लेसन रह गए हैं वो मुझे भिजवा दें कल तक, लेकिन उनके मार्क्स थोड़े से कम होंगे। जिन्होंने टाइम पर भिजवाए हैं उनको बिल्कुल इंसेंटिव दिया जाएगा। बेटा वो सब के हमने डिस्कशन किए थे फैसल। आपके सेशन के अंदर बहुत, लेसन के अंदर बहुत सारी गलतियां थी जो कल हमने ठीक की हैं, और वो बिल्कुल लेसन प्लान का 80% भी जो है ना, वो 80% गलतियां थी, 20% सिर्फ लेसन प्लान था। आप कल शायद लेट आए हैं, लेकिन हमने उसको पूरा डिटेल के साथ डिस्कस किया है। सानिया, मैं पहले बता चुका हूं कि वर्कशॉप की अटेंडेंस आपकी 80% है। अगर आपने 2 सेशन मिस कर दिए तो आप वर्कशॉप में फेल हैं। अगर किसी के 5 दिन अटेंडेंस है तो उसके नंबर कम होंगे, जिसकी 6 दिन के उसको पूरे नंबर मिलेंगे। तो जिनके 4 दिन है वो, उनकी अटेंडेंस के मुताबिक जो है उसको ये कोर्स दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। जी, पूरा कोर्स 3600 में दोबारा दाखला लेना पड़ेगा, और उसके मुताबिक जो है वो फिर आपको वर्कशॉप, टीचिंग प्रैक्टिस और फाइनल लेसन दोबारा देने होंगे। बेटा ये सिस्टम ने डिसाइड करना है कि आप साइन इन हुए थे और आपने क्लास कोई थोड़ी बहुत पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। अफसर ये तो अब मुझे याद नहीं है, कल हमने बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस किए हैं और परसों भी किए थे। वैसे तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि टीचिंग प्रैक्टिस कहाँ करनी है। आप लोग पहले दिन मौजूद नहीं थे, हमने पूरी डिटेल के साथ कही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर करनी है अपने एरिया में, लेकिन ऐसा स्कूल हो कि जिसमें कुछ सीखने को मिले, ताकि वाइवे वाले दिन फाइनल लेसन में आप ये ना कहें कि जी वहाँ तो ये इस तरह के बच्चे ही नहीं थे, वहाँ तो ये चीज हम सीख ही नहीं पाए। ये उसी तरह से है कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाएं, किसी कंपाउंडर से करवाएंगे तो वो फिर आप लंबे होंगे। तो ये आपने डिसाइड करना है कि स्कूल जाएंगे, वहां पर अगर स्कूल में अच्छा चीजें नहीं है सीखने के लिए, कोई अच्छे टीचर नहीं है, बच्चे की तादाद बहुत कम है, तो वो फिर आप स्कूल चेंज करें। ये कल हमारा वर्कशॉप का लास्ट डे है। हमने 1 अप्रैल से टीचिंग प्रैक्टिस का जो है वो स्केड्यूल रखा है। तो आप 1 अप्रैल को या 25 के बाद 6 दिन होंगे, उस दरमियान में 1 अप्रैल से पहले पहले अपना परफॉर्मा जो है वो सेंड कर दें, पोस्ट कर दें। गुलाम मुदस्सर, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये आईसी टीम अपने रीजनल ऑफिस से पूछें, क्योंकि मुझे नहीं पता है किसकी अटेंडेंस कितने दिन की है। ये सिस्टम ने खुद रिकॉर्ड की हुई है। बेटा जिनके लेसन्स नहीं आए हैं उनके नंबर्स नहीं लगेंगे। कोई बात
आपने अलग 11 अप्रैल से भी स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, फिर भी आपके पास जो है वो 50 दिन बनते हैं। आप कोशिश करें कि 1 अप्रैल या स्कूल खुलने से पहले पहले अपना परफॉर्मा भिजवा दें। इसी मैनुअल के अंदर जो मैंने अभी खोला हुआ है जहां से आईईपी है, वहां पर परफॉर्मा ए मैंने बताया है कि वहां पे मौजूद है, उसको आपने फिल करके जो है वो वापस भेजना है। पेज 52 के ऊपर ये परफॉर्मा मौजूद है। इसी लेसन प्लान का जो नेक्स्ट पेज है, ये आईपी से जो नेक्स्ट पेज है, ये परफॉर्मा 1 लिखा हुआ है। इसमें आपने अपना नाम लिखना है, नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, प्रोग्राम एमए स्पेशल एजुकेशन या एमएड जो भी आपका होगा, कोर्स कोड आपका 3600 है, अपीयरिंग फॉर टीचिंग प्रैक्टिस एट द स्कूल, उस सेंटर का नाम, उस स्कूल का नाम लिखना है। गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट स्पेशल हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, साहिवाल या जो भी है। विद इफेक्ट फ्रॉम, WEF का मतलब है विद इफेक्ट फ्रॉम, किस डेट से, किस डेट से आपने टीचिंग प्रैक्टिस शुरू करनी है। वो टीचर स्कूल के हेडमिस्ट्रेस जिस तारीख से आपको इजाजत देगी वहां पर ये डेट लिखनी है, और किस तारीख तक। मसलन आप कहते हैं कि जी 11 अप्रैल 2021 से लेकर या 11 अप्रैल 2021 टू आगे आपके आ जाएगा 11 जून 2021, तो आपके 2 महीने यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे। सिग्नेचर आप अपने करेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, पोस्टल एड्रेस जो है यहाँ पर उस टीचर ने या हेडमिस्ट्रेस या प्रिंसिपल ने जो आपको जिसने इजाजत दी है वो साइन करेगी या करेगा। फोन नंबर लिखेंगे और ईमेल उसका होगा, अपना नहीं, स्कूल का, ताकि हम उनको फोन करके बाजू का चेक कर लेंगे कि आप वहां पर मौजूद हैं कि नहीं है। This performa must be duly signed and stamped by the head of the institution. जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है या प्रिंसिपल है वो साइन करेगी और स्टैंप लगाएगी, और वो जो है वो आपको वापस कर देंगे, और आपने जो है वो पोस्ट करना है रेलेवेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एज रिटन बिलो। तो जो नीचे नाम लिखे हुए हैं, मेरा नाम है, डॉक्टर शाइस्ता का नाम है, तो आपने एमए वालों ने जो है वो डॉक्टर शाइस्ता के नाम पे, और जो एमएड वाले हैं वो मुझे मेरे एड्रेस पर जो है वो भिजवाएंगे। ये परफॉर्मा आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, फोटो कॉपी करवा सकते हैं, या इसको टाइप करके फिल करके साइन और स्टैंप लगा के बाई पोस्ट जो है वो इस एड्रेस पर भिजवा सकते हैं। क्लियर? गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट स्कूल्स में जा सकते हैं, सिर्फ स्पेशल स्कूल्स में जहां पर सिस्टम उनका अच्छा डेवलप हुआ हो। जनरल स्कूल में आप टीचिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर सकते, अपनी स्पेशलाइजेशन के अलावा किसी और स्पेशलाइजेशन के स्कूल में नहीं जा सकते। विजुअली इंपेयर्ड नहीं था जी, हियरिंग था, मैंने हियरिंग में कर ली है, तो फिर आपकी तो स्पेशलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, आर्मी का स्पेशल स्कूल है वहां पर, तो वहां पर आप कर सकते हैं। जब आप लोग ये कंसेंट फॉर्म हमें भिजवाएंगे, तो अगर हमें एतराज होगा स्कूल के ऊपर, तो हम आपको फौरी तौर पर लिखकर भेजेंगे कि आप इस स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसलिए कहा है कि ये परफॉर्मा पहले आपने फिल करके भेजना है हमें। ऑनलाइन क्लासेस अगर स्पेशल स्कूल्स की हो रही हैं तो बेटा वहां पर आप नहीं कर सकते, आपको स्कूल में ही जाना है। जब भी स्कूल वर्किंग में होंगे आप उसको करेंगे, हम उसको टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देंगे अगर जरूरत पड़ेगी। स्कूल में जाके ही टीचिंग प्रैक्टिस करनी है आपने। 15 अप्रैल को खुलते हैं, 1 मई को खुलते हैं, आपने बताना है हमें कि इस तारीख से मैं स्कूल में जाऊंगी, इस तारीख तक
और अपने 10 ऑब्जर्वेशन, 40 लेसन और 1 आईपी कंप्लीट करना है। बेटा हम उसको देखेंगे, जहां पर जरूरत पड़ेगी हम टाइम को एक्सटेंड कर देंगे। हमें कुछ नहीं आपने भिजवाना है, आपने सिर्फ ये परफॉर्मा 1 जो है ये फिल करके साइन करवा के स्टैंप लगवा के भिजवाना है। जो 10 ऑब्जर्वेशन हैं, 40 लेसन है और 1 आईपी है, वो अपने अपने पास रखने हैं। जो पहले दिन मैंने आपको लेटर दिया था बेटा, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई थी कि आपने अपने पास रखने हैं। जो फाइनल लेसन लेने आएगा उसको आपने ये चीजें देनी है, क्योंकि उसने नंबर लगाने हैं आपके इन चीजों के भी और फाइनल लेसन के भी। जी बेटा, मैंने आपको बताया है कि 11 अप्रैल को अगर स्कूल खुल रहे हैं तो टीचिंग प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपने भिजवाना है इसको। फाइनल लेसन का भी लिखा हुआ है, जो लेटर मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, पहले दिन आप लोगों को दिया था, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आपको पहले दिन वो मैंने लेटर दिया हुआ है, उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ जो लेटर पहले दिन मैंने आप लोगों को दिया था। इसको डाउनलोड कर लें आप। ये लेटर मैंने डिस्प्ले कर दिया बेटा, इसको डाउनलोड कर लें। इस एरो को क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा।
बेटा बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे लग रहा है जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं। मैंने कहा कि टीचिंग प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आप लोगों ने प्रोफार्मा भिजवाना है। स्कूल अगर 11 अप्रैल को शुरू हो रहे हैं तो उससे पहले पहले आप स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह जाती हैं, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल में मौजूद होते हैं, कॉन्सेंट लेके उनसे आपने भिजवाना है। और कुछ जिलों के अंदर स्कूल खुले हुए हैं, चंद डिस्ट्रिक्ट्स में क्लोज हैं। आपने ये लेटर पढ़ा है इसको बेटा लेटर को गौर से पढ़ें, सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ये आप लोगों के लिए 2 सफ़े लिखकर दिए हैं, इसमें सारी डिटेल मौजूद है, क्या करना है, कब लेसन होगा, कहां से पता चलेगा। कल आपकी क्लास जो है वो 11:15 पे 11:15 से 1:15 बजे तक है। कल 11:45 आपकी क्लास नहीं है। कल आपकी क्लास 11:15 बजे शुरू होगी और 1:15 बजे तक होगी, 1:15 तक चलेगी। लास्ट जो आपका पहला दिन था वो भी फ्राइडे था, और उस दिन हमने 11:15 से 1:15 बजे तक क्लास चलाई थी। ऑब्जर्वेशंस का उसी तरह से ऑब्जर्वेशंस को भी नोट करना है जिस तरह लेसन प्लान होता है। ये पहले दिन हमने बात की है बड़ी डिटेल के साथ, कोई परफॉर्मा नहीं है उसका। बेटा महरीन, अभी आपने 40 लेसन बना के मुझे भिजवा देने हैं, अभी आज ही। ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ महरीन के लिए है कि ये 40 लेसन आज ही बनाएगी और आज ही भिजवा देंगी। बेटा महरीन, मैं 15 मरतबा बोल चुका हूँ बेटा, इस लेटर के अंदर भी लिखा हुआ है कि क्या करना है। क्यों बच्चों की तरह आप लोग जो है ना वो इररेलेवेंट से क्वेश्चंस करते हैं, इलॉजिकल जो है। बेटा ये लेटर वहां पे डिस्प्ले किया हुआ है ना, इसको डाउनलोड करो और इसको पढ़ो बेटा। ऑब्जर्वेशन का कोई फॉर्मेट नहीं है बेटा, ये लेसन प्लान की तरह ही है। बताया था कि ये आपने जिस तरह लेसन प्लान बनाते हैं उसी तरह से ऑब्जर्वेशन नोट करनी है, उसी तरह लिखनी है। उसके क्लास का नाम,
लेवल, बच्चे कितने हैं, किस तरह के हैं, टीचिंग मेथड कौन सा यूज किया उस टीचर ने, किस तरीके से पढ़ाया, क्या वैल्यूएशन का तरीका था, स्टेप 1 क्या था उसका, उसकी वैल्यूएशन कैसे की, सिर्फ पास्ट टेंस में लिखना है कि टीचर ने ये किया था। और लेसन जो है जो आपने डिलीवर करने है उसको फ्यूचर टेंस में लिखना है। ये बार बार आप लोगों को बता चुके हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अदरवाइज सेशन को क्लोज करते हैं। और कल आपने ये आईपी जो है वो बना के मुझे ईमेल करना है और उसको मैं डिस्कस करूंगा उसी तरह से जिस तरह लेसन प्लान की तरह था, और कुछ टिप्स मैं आपको जो है वो ईबीएट्स के मुताबिक कल बताऊंगा। ओके देन, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।